नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस टॉपिक से कोई भी परीक्षा, जैसे हम एसएससी, रेलवे, लेखपाल, वीडियो, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से अनिवार्य रूप से प्रश्न बनता है। एसएससी, रेलवे या स्टेट एंड सेंटर के एग्ज़ाम में इसमें जीएस में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, और टेट है, सुपर टेट है, इसमें एनवायरनमेंट्स के टॉपिक में इस टॉपिक से प्रश्न आता है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसके पूर्व हम आपको पृथ्वी की परिक्रमा गति का टॉपिक पढ़ा चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे इस चैनल में अपलोड है। आप चाहें तो उसे आप देख सकते हैं। और एक काम आपको करना है कि इस चैनल को, यदि आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट यानी पूरा देखें, तभी देखने का अर्थ निकलेगा और बहुत मज़ा आएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए आइए, और भी समय न व्यतीत करते हुए आपको हम आज अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, इसका क्या आवश्यकता पड़ती है और क्यों इसको हमको पढ़ना चाहिए, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। देखिए, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ ये हमारे ग्लोब पर यानी काल्पनिक ग्लोब पर ये रेखाएँ काल्पनिक हैं। ये रेखाएँ काल्पनिक हैं। जैसा कि अगर हम आपको ग्लोब के माध्यम से अगर आपको हम दिखाना चाहें, देखिए हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब पर देखिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी इस तरह से और इस तरह से ये रेखाएं खींची गई हैं ग्लोब पर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग यूज किया है क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही इस पूरी पृथ्वी पर कौन सा देश कहाँ स्थित है उसका अक्षांशीय और देशांतरीय परिचय हम दे सकते हैं। जैसे हमारा भारत देश है तो भारत देश का अपना एक अक्षांशीय देशांतरीय परिचय है। ठीक उसी प्रकार से अगर अमेरिका है तो अमेरिका का अक्षांशीय देशांतरीय परिचय, हर देश का जो भौगोलिक परिचय वो अक्षांश और देशांतर में होता है। यानी इस पृथ्वी पर कोई भी बिंदु क्यों ना हो, हम इस पृथ्वी पर कहीं हम खड़े भी हैं तो हमारा अक्षांशीय देशांतरीय परिचय है। अक्सर हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल में कहते हैं कि अपना लोकेशन भेजिए, तो लोकेशन क्या होता है? लोकेशन आपका पूरी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर ही परिचय बताता है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति आपका परिचित अमेरिका में खड़ा है, यानी खड़ा होगा पृथ्वी पर ही, अमेरिका किसी शहर किसी जगह खड़ा होगा, तो उसका भी अपना एक लोकेशन होगा, उसका ही अपना एक परिचय होगा और उसका अपना एक अक्षांशीय देशांतरीय परिचय है। इसी अक्षांश देशांतर का परिचय आज कई जगह किया जा रहा है। हमारे जो सेटेलाइट के क्षेत्र में, हमारे एरोप्लेन के जो हमारे उड़ते हैं उसमें, या हमारे जो मिसाइलें हैं उनको चलाने के लिए इसी अक्षांश देशांतर का प्रयोग में लाया जाता है। इस सुविधा की दृष्टि से सबसे पहले हम जानें कि अक्षांश देशांतर क्या है। आइए जानते हैं। पहले एक हम ग्लोब बनाते हैं, काल्पनिक ग्लोब, एक मैप बनाते हैं। मैप के माध्यम से देखिए हम प्रयास करते हैं कि हम आपको कुछ भी पहले से लिखा हुआ न रहे, सब कुछ आपके सामने होगा। एक हम काल्पनिक ग्लोब का एक छाया चित्र आपको तैयार कर रहे हैं और सबसे पहले हम आपको बताएंगे। देखिए, पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चिपटी है। पृथ्वी का ध्रुवों पर कुछ इस तरह है, आप देखते होंगे पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चिपटी है। चिपटी इन द सेंस ये हिस्सा दबा हुआ है, लेकिन ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट न जाने के कारण यहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ होता है। ऐसा उत्तरी ध्रुव, ऐसा दक्षिणी ध्रुव में, लेकिन उस बिंदु पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। आज का हमारा टॉपिक केवल अक्षांश देशांतर है। यानी हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में यानी कि बांटने वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, इसे हम जीरो अंश भी कहते हैं। पृथ्वी को यानी ग्लोब को कुछ इस प्रकार से, ध्यान देखना, केवल एक चित्र में नहीं, यानी कि ये ग्लोब है, ग्लोब को बिल्कुल बीचों बीच चारों ओर यानी कि एक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी का आधा हिस्सा ऊपर दर्शाती, आधा हिस्सा नीचे। इस रेखा को हम लोग भूमध्य यानी पूरी पृथ्वी को भू और मध्य यानी मध्य से गुजरने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी भूमध्य रेखा के समानांतर 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में, यानी इस भूमध्य रेखा के ठीक ऊपरी हिस्से को हम लोग बोलते हैं उत्तर।
और इस भूमध्य रेखा के निचले हिस्से को बोला जाता है दक्षिण। इसीलिए बोला जाता है इस आधे हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध और इस ऊपर इसके हिस्से को उत्तरी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के समानांतर पृथ्वी पर 90 अक्षांश रेखाएं कुछ इस तरह खींची गई हैं। हो सकता है कि हमारे रेखांकन में थोड़ी बहुत आपको असुविधा हो जाए, लेकिन आप लोग ये मान के चलेंगे कि सभी रेखाएं प्रत्येक जगह समानांतर हैं, यानी सभी रेखाओं के बीच हर जगह दूरी जो है ये अंतर समान है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर इस बिंदु तक यानी 90 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में भी उसी तरह से 90 अक्षांश रेखाएं। हम भूमध्य रेखा को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको लगता दिखे कि ये भूमध्य रेखा है। इसके समानांतर 90 अक्षांश रेखाएं। कुछ इस प्रकार से हैं जो आपको प्रक्षेपित यानी ग्लोब पर इस तरह दिखेंगी। और ठीक है, ये 90 अक्षांश रेखाएं हैं, इसे आप समझिए। देखिए, अक्षांश रेखा हम किसे कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष से सतह से यानी कोण बनाती हुई रेखा को हम लोग अक्षांश, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनता है एक अंश यानी एक अक्षांश, यहाँ पे 2 अंश 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, इस तरह से यहाँ से और यहाँ से जो कोण बनता है वो आपस में जैसे कोण देखेंगे तो ये एक अंश का बनेगा। इसीलिए इसको हम 1 अक्षांश 2 अक्षांश 3 अक्षांश 4 अक्षांश नाम देते हैं। ऐसा ही उत्तर में और ऐसा ही दक्षिण में अक्ष से कोण बनाती हुई रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी यहाँ पर, उतनी ही दूरी यहाँ पर। हम एक बार अगर समझाने की दृष्टि से बता दें, जैसे ये ग्लोब है, अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देखेंगे तो ग्लोब देखिए भूमध्य रेखा से समानांतर एक रेखा ऐसे खींच दी गई चारों ओर, फिर थोड़ी दूरी पर यहाँ पर, फिर इस तरह से एक निश्चित दूरी पर इस तरह से वृत्त यानी वृत्तनुमा खींचा गया है। लेकिन जब हम आपको चित्र में दिखाएंगे तो इस तरह कुछ दिखेगा, लेकिन है ये ग्लोब के चारों ओर है। तो यहाँ से 0 अंश से लेकर यहाँ तक 1 अंश 2 अंश 3 अंश 4 अंश। अब चूंकि हम 90 अक्षांश रेखाएं इस मैप में नहीं दिखा सकते, चूंकि काफ़ी छोटा हो जाएगा, इसलिए हमको ये मान चलना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन हम लोग 5-10 यानी छोड़ करके इस रेखा को कर रहे हैं। ये आपको मानना है यहाँ से 90 अक्षांश रेखाएँ हैं। मेन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसा ही दक्षिण में देखिए, यहाँ पे चले हम आगे 1 अंश 2 अंश ऐसे बढ़ते हम यहाँ पहुँचे। अब देखिए यहाँ से हमारा कोण क्या बनेगा, आप देख रहे होंगे इस अक्ष यहाँ से और यहाँ से क्या कोण बन रहा है 90 डिग्री का। इसलिए इस बिंदु को हम लोग 90 अक्षांश रेखा या हम ध्रुवों का मान अक्ष से 90 अंश बताते हैं। ऐसा आप सुनते आए होंगे, ध्रुवों का मान 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि वो अक्ष से 90 अंश का कोण बनाने के कारण इसे हम लोग 90 अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में भी 1 2 3 4 5 6 गिनते हुए पहुँचेंगे। और ठीक जब यहाँ से हम कोण बनाएंगे तो ये हमारा 90 डिग्री कोण आता है। इस तरह से दक्षिणी ध्रुव का मान भी 90 अंश हुआ। अक्ष से 90 अक्षांश, नीचे भी 90 अक्षांश, यानी दोनों ध्रुवों का मान क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव 90 अंश, दक्षिणी ध्रुव 90 अंश, लेकिन कहाँ से, अक्ष से। अगला बिंदु हम देखेंगे, भूमध्य रेखा से अक्ष बनाती हुई कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। उसी प्रकार से भूमध्य रेखा से दक्षिण में कुल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह होते हुए आपके गिनते यहाँ चलेंगे 90 अक्षांश रेखाएं। अब इन अक्षांश रेखाओं से हम कुछ पहले बता दें बेसिक। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.12 किलोमीटर है। ठीक है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.12 किलोमीटर। लेकिन यह ध्यान रखना, ये दूरी अक्षांश रेखाओं पर हर जगह समान है। जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ, उतनी दूरी यहाँ, इतनी दूरी यहाँ। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को भौगोलिक भाषा में बोलते हैं खस, या खास भी कहीं लिखा रहता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की भौगोलिक दूरी को हम लोग भौगोलिक भाषा में खस भी बोलते हैं। दूरी 111.12 किलोमीटर, इनको भौगोलिक भाषा में हम लोग खस भी बोलते हैं। अगर हम कहें कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की दूरी कितनी है, तो हमें पता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 अक्षांश रेखाएं हैं और एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा की दूरी 111.12 किलोमीटर। तो अगर हमको 111.12 किलोमीटर का गुणा हम कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा भूमध्य रेखा से
पृथ्वी की यानी ध्रुवों की दूरी आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से दक्षिण में 0 से 90 है, तो अगर हमको कुल दूरी चाहिए ये ज्ञात हो जाएगा। तो अक्षांश रेखाओं की 90 अक्षांश रेखाएँ, अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है 90। ये भी जान लें 90 अक्षांश रेखाएँ हैं। उत्तर में, दक्षिण में भी 90 हो गई। ठीक है, अब बात आती है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा हम यहाँ बता दें आपको अलग से। ये अक्षांश रेखाओं की ये यहाँ बता देते हैं। ये भूमध्य यहाँ पे लिखते हैं रेखा, ये है खस, इसको आप जानते रहिए। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, भूमध्य रेखा से उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा से दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं। और भूमध्य रेखा को भी यदि ऐसा प्रश्न पे डिपेंड होगा, जिस तरह प्रश्न कहे कि भूमध्य रेखा को लेकर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो भूमध्य रेखा भी एक तो वृत्त है, तो उसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल 181 अक्षांश रेखाएं। यानी कि इंक्लूडिंग भूमध्य रेखा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। अब दूसरा कहा जाए कि देखिए कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं, अगर कहा जाए कि अक्षांशीय वृत्तों को छोड़कर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। जो ध्रुवों पर हमारे, ये ध्रुवों पर तो एक बिंदु होता है ना, यहाँ पर कोई वृत्त नहीं होता। अगर ध्रुवीय अक्षांशीय वृत्त को छोड़ दिया जाए, यानी उत्तरी छोड़ देंगे, दक्षिणी छोड़ देंगे, तो हो जाएगा 90 धन 90 माइनस 2, ये हो जाएगा 178। चूँकि ये अक्षांशीय वृत्त है, अगर उसको अक्षांश रेखाओं में काउंट नहीं करेंगे तो कुल हो जाएगा 178। और तीसरा स्वरूप बनता है 90 प्लस 90, एक मिनट इसको सही कर दें, -2 है, 90 प्लस 90 ये हो गया, और इससे -2 किए 178 प्लस 1, अगर भूमध्य रेखा को जोड़ देंगे तो 179। ये तीनों आंसर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ये तीनों, ये 3, और चौथा एक मिलेगा 90 प्लस 90 बराबर 180। ये चारों उत्तर किस रूप में हुए? अगर पूछा जाए भूमध्य रेखा छोड़कर कितनी अक्षांश रेखाएं, 90 और 90 180। भूमध्य रेखा को लेकर के 90 90 180 प्लस भूमध्य रेखा 181। अगर कहा जाए अक्षांशीय वृत्तों को, अक्षांशीय वृत्त और भूमध्य रेखा को छोड़ दिया जाए तो 90 90 180 और 2 अक्षांशीय वृत्त घटा देंगे तो 178। अगर टोटल पूछा जाए कुल कितने हैं तो 90 90 180 और प्लस 181। इस तरह से तीनों बात हमने बता दिया। भूमध्य रेखा को छोड़ करके कुल 190 अक्षांश रेखाएं, दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं। अगर अक्षांशीय वृत्त को छोड़ करके कुल अक्षांश रेखाएं पूछे, अक्षांशीय वृत्त को छोड़ करके कुल अक्षांश रेखाएं पूछें, तो आप जो यहाँ पे है ना, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अक्षांशीय वृत्त को छोड़कर कुल अक्षांश रेखाएं कितने हैं? 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। ठीक है, 80 प्लस 181 माइनस 2 बराबर 179। ये भी मिलेगा जैसा ये बताया गया है। क्या है? 90 90 180, एक जोड़ देंगे आपका भूमध्य रेखा 181 और 2 अक्षांशीय वृत्त घटा देंगे तो 179 आएगा। तो जिस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछे वैसा उत्तर दीजिएगा। ये हमारा हो गया अक्षांश रेखाएं। अभी हम आपको बताएंगे अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की कितनी दूरी है, भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की कितनी दूरी है। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम किसी पृथ्वी पर किन्हीं 2 स्थानों की दूरी हम उत्तर से दक्षिण हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है और कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तो हम पता कर लेंगे कि ये कितने अक्षांश रेखा पर है, ये कितने अक्षांश रेखा पर है, और इन दोनों में हम 100 जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी उतने हम गुणा कर देंगे 111.12 का, तो कुल हमको दूरी प्राप्त हो जाएगी। अक्षांश रेखाओं का काम है कि उत्तर से दक्षिण की दूरी ज्ञात करना, ग्लोब पर कोई वस्तु स्थान कोई भी हो। उसके बाद अक्षांश रेखाओं के बाद अब हम आपको यहाँ बताएंगे, थोड़ा आगे हम आपको बताएंगे हम कि अक्षांश रेखाओं के साथ साथ ग्लोब पर देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ग्लोब पर
दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे ये आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन हम आपको इस ग्लोब पे दिखाना चाहेंगे कि दोनों ध्रुवों को, यानी एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, इस ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को यहाँ से यहाँ तक अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण में कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। इस तरह से पूरी पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये भी काल्पनिक है। इस तरह से हम आपको कुछ देशांतर रेखाएं खींच के दिखाते हैं। इस तरह देखिए, ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब ये बात आई कि किस देशांतर रेखा को प्रमुख माना जाए, तो लंदन से गुजरने वाली ग्रीनविच, क्योंकि लंदन में एक पहले से भूवेधशाला था, उसीलिए उस लंदन से गुजरने वाली रेखा को प्रधान देशांतर रेखा या आधार रेखा मान लिया गया। इसी रेखा को आधार रेखा मान लिया गया। इसी रेखा पर GMT, आपने नाम सुना होगा, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मान लिया गया। इसी रेखा से पूरे दुनिया का समय की तुलना हो गई और इसी रेखा ने दिशा का निर्धारण किया। इस रेखा के इस तरफ वाला हिस्सा ये पूर्व कहलाने लगा और इस यानी संपूर्ण रेखा पर इस तरफ वाला हिस्सा पश्चिम हो गया। यानी सबसे पहले इस प्रधान देशांतर रेखा और इसका मान रखा गया 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और इस रेखा का यह हिस्सा पूर्वी हो गया, यह हिस्सा पश्चिमी हो गया। और जो भी इस पूरे ग्लोब पर जो इस तरफ देश होंगे वो पूर्वी देश कहलाएंगे, जो इस रेखा के इस तरफ होंगे वो पश्चिमी देश कहलाएंगे। देशांतर रेखाओं के बीच कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं, यानी कुल ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। कहीं अलग लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। यानी कि इन दो देशांतर रेखाओं के बीच हर जगह एक भौगोलिक भाषा में गोरे कहते हैं। और जैसे ही आपने देखा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच 111.12 किलोमीटर की दूरी है, उसी प्रकार से दो देशांतर रेखाओं के बीच, चाहे किसी भी दो के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। लगभग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान है। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच दूरी 111 किलोमीटर और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, भौगोलिक भाषा में गोरे कहते हैं। तीसरी बात, चूंकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों से निकलती हैं और ध्रुवों पर समाप्त होती हैं और सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों से ही निकलती हैं, तो जहाँ से निकलती हैं वहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य होती है। ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस देशांतर रेखा पे हम भूमध्य रेखा पर पहुंचते हैं, वहाँ पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती है। और उसके बाद जैसे ही भूमध्य रेखा से पुनः हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे दूरी क्या होती है, घटती जाती है और पुनः ध्रुवों पर दूरी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इस प्रकार से हम देशांतर रेखाओं के लिए कह सकते हैं कि देशांतर रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो। देशांतर रेखाओं पर दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ होती है, वो भूमध्य रेखा पर होती है अधिकतम दूरी। और दो देशांतर रेखाओं के बीच
औसत दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर ये आपको बताया गया है। औसत दूरी 111 किलोमीटर, अधिकतम दूरी उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। तो इस तरह से देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाओं का निर्माण इस पृथ्वी पर किया गया। ऐसा क्यों किया गया अब हम जान लें। एक चीज़ और जान लीजिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आप जान गए। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच का समय अगर हम देखें, समय होता है 4 मिनट। इस समय को हम चाहे तो सिद्ध कर लें कि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा पर चलने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। ऐसा क्यों? थोड़ा सा आप अपना ध्यान अगर ग्लोब पर लगाएंगे, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर आपके ज्ञान में थोड़ा भी वृद्धि हो रही है, तो 2 काम आपको करना है। पहली बात तो ये, इस वीडियो तक को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, अन्यथा आपको हम जो बताना चाहते हैं, जो आपको देना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात कि जो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप अपने अन्य मित्रों तक भी इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए। और अगर ये वीडियो आपको कुछ इसमें लगता है कि और कुछ जानना चाहिए या कोई प्रश्न पूछना है या अच्छा लगा है, तो आप अपना कमेंट ज़रूर डालिए, जिससे हम अपने को और अपडेट करेंगे। चलिए जान लें हम जो कि दो देशांतर के बीच का समय जो बताया था वो 4 मिनट कैसे होता है। ये देख लीजिए, आपने देखा कि पृथ्वी पर 360 देशांतर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, और हमको मालूम है कि हमारी पृथ्वी, मान लेते हैं सामने से सूर्य है, ये हिस्सा मान लें सूर्य के सामने है, और ये हिस्सा घूम करके, यानी कि घूम करके दोबारा ये सूर्य के एक चक्कर आने में इतना, ये पूरा जब घूमा तो एक चक्कर आने में 24 घंटे लगते हैं। अर्थात ये घूमा, देखिएगा हमारी पृथ्वी क्या है, अगर हम देखें हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। अगर हम मान लेते हैं इधर पूर्व है तो हमारी पृथ्वी ऐसे गति करती है। अब ये हिस्सा मान लीजिए सूर्य के सामने, आप देख रहे हैं आप सूर्य हैं, ये सामने सूर्य का हिस्सा है, और हमारी पृथ्वी ऐसे गति की तो दूसरा देशांतर आया, तीसरा आया, चौथा आया, इस तरह से हर देशांतर रेखा सूर्य के सामने से गुजर रहा है। यानी कि पूरा कंप्लीट दोबारा इस रेखा को यहाँ आने में यानी कि 24 घंटे लगा, और इस बीच 360 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजर गई हैं। तो हम देख लेंगे कि अगर 24 घंटे को हम मिनट बना लें और उस मिनट में हम 360 का भाग दे दें, तो हमारा ये 4 मिनट ही आएगा। और चाहे तो हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दें कि क्यों आखिर एक देशांतर बराबर 4 मिनट का समय होता है। तो यहाँ हम दिखा देते हैं, एक देशांतर बराबर 4 मिनट क्यों होता है। उसके लिए हम जानते हैं हमारी पृथ्वी पे 360 देशांतर रेखाएं हैं, और प्रत्येक देशांतर रेखा सूर्य के सामने से गुजरने में 24 घंटे लगता है। तो पहले हम 24 घंटे को मिनट बना दें, तो मिनट बनाने के लिए हम 60 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दिन 12 2 14, यानी 1440 मिनट आ गया। और इस 1440 मिनट को अगर हम 60 से भाग कर देंगे तो ये हमारा आएगा, यानी कि 360 से हम भाग कर दें, 360 से अगर हम भाग कर दें, 0 0 से काट दें, तो 36 चौका, यानी अगर हम करेंगे तो ये आएगा 4 मिनट। अर्थात एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 4 मिनट होती है। इसको ध्यान रखिए, ये देशांतर की दूरी 4 मिनट। अगर दूरी कितनी है, समय में दूरी 4 मिनट, ऐसे दूरी 111 किलोमीटर, और कहते हैं गोरे। तो यह हो गया अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश देशांतर रेखाओं का प्रयोग क्या है, आखिर क्यों ये अक्षांश देशांतर रेखाएं। देखिए इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन कुछ बात हम बता दें आपको और महत्वपूर्ण, कि ये अक्षांश देशांतर रेखाएं आखिर हैं क्यों। पृथ्वी पर कोई भी, जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश भी आप जानते हैं, हर देश का अपना एक अक्षांशीय और देशांतरी परिचय होता है। इस बिंदु को नहीं जानेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इस बिंदु को जानना ज़रूरी है। ये हिस्सा पश्चिम आप जानते हैं हमारा। देखिए मान लीजिए ये भारत देश है, ये भारत देश है। देखिए हमारे भारत देश का ये दक्षिणी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है, और ये पूर्वी हिस्सा है।
अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूछा जाए कि भारत देश का परिचय क्या है, तो परिचय बताया जाता है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। अगर हम मोटी मोटी भाषा में मिनट को आपको हटा दें, हम केवल आपको समझाने के दृष्टिकोण से अगर हम बताएं आपको, तो 8 अंश से 8 अक्षांश से 37 अक्षांश, 8 अक्षांश से 37 अक्षांश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और 68 से लेके 97 ये पूर्वी देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का परिचय यही है, यानी देशांतर हमारा पूर्व से पश्चिम दूरी और अक्षांश हमारा उत्तर से दक्षिण दूरी। अगर कहा जाए कि यह भारत देश इस ग्लोब पर कहाँ है, अगर आपको स्थान न बताया जाए तो आप इस परिचय से ग्लोब पे भारत देश कहाँ पर है आप पहचान कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि मैक्सिको कहाँ है, आपको याद है मैक्सिको कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे नीचे देश, लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं पूछा जाए तो उनको आपको अक्षांश और देशांतर देख के खोजना होगा। मैंने पहले ही कहा था इस पूरे पृथ्वी पर यानी कि कोई भी बिंदु कहीं हो, अगर हम कहीं भी अगर आप यहाँ पॉइंट करते हैं या यहाँ पॉइंट करते हैं या यहाँ पॉइंट करते हैं, हर बिंदु का अपना अक्षांशीय देशांतरी परिचय है। कहीं भी अगर आप अपने मोबाइल से अपना लोकेशन किसी भेजें, उसमें अक्षांश और देशांतर, आप जहाँ पे पूरी पृथ्वी पे खड़े हैं आपका परिचय अक्षांशीय देशांतरी है। इसलिए पृथ्वी के एक एक बिंदु का, एक एक स्थान का जो परिचय बताता है वो अक्षांश और देशांतर बताता है, चाहे वो बिंदु एक पॉइंट क्यों ना हो और चाहे कोई बड़ा क्यों ना हो। भारत एक बड़ा देश है, उसका पश्चिम से पूर्वी, उत्तर से दक्षिणी परिचय 8 से 37 अक्षांश उत्तर। ये मोटी मोटी बात हमने बताया आपको, इसमें मिनट भी जुड़ा हुआ है, क्यों है बाद में चर्चा होगी। 68 से 97, 68 अंश से 97, 68 देशांतर से 97 देशांतर पूर्वी बताया गया है। ये भारत का परिचय कैसे देखेंगे, अगर भारत में खोजना है तो यहाँ कहा गया सबसे पहले 8 से 37 उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश मतलब भारत देश इस भूमध्य रेखा के कम से कम उत्तर में है, यानी उत्तरी अक्षांश परिचय लिखा गया तो उत्तर में है। कहाँ से है आप देखते हैं कि अगर यहाँ देखें ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए 8 यहाँ शुरू होता है, 8 यहाँ शुरू होता है और 37 यहाँ होता है, मान लेते क्योंकि पूरे 1 से 90 तक लिखना संभव नहीं है, यानी 8 से और 37 के बीच में पूरे ग्लोब पर कहीं भारत है। लिखा है उत्तरी अक्षांश उत्तर में, 8 अक्षांश से शुरू होकर के 37 के बीच में पूरे ग्लोब पर, यानी हमने उत्तरी गोलार्ध में हमने भूमध्य रेखा से इतनी दूरी निकाल ली, अब इतने के बीच कहीं भारत है। अब कहाँ है ये परिचय बताएगा आपका देशांतर रेखा, यानी कि इस बीच में आप देख ले, इस बीच में कहीं भारत है, इस बीच में कहीं भारत है, लेकिन कहाँ पर है। अब देशांतरी 68 से लेकर 97, यानी जो हमारा ये 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा है, इसका पूर्वी हिस्सा इधर है। तो पूर्व में चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते गए तब 68 आएगा ना, लेकिन यहाँ हम गिनेंगे तो पीछे दिखाने का ऑप्शन नहीं है। तो यही कल्पना कर लीजिए कि मान लिया हम गिनते हुए पहुँचते 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 68 हमारा ये रेखा आया। 68 शुरू हुआ, चूँकि पूरब में है तो इस रेखा के बीच में पूरब में, यहाँ से पूरब शुरू होता, अब इधर भी हिस्सा कट गया और कहाँ तक 97, मान लेते हैं 97 हमारा ये है, यानी कि दूरी में, अब दूरी में हमारा, अब देख लीजिए हमारा देश मान लेते 68 हमारा ये है, यहाँ से ये हमारा 68 शुरू हुआ और ये हमारा 97 है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा 8 अक्षांश है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक, इसी बीच में इंडिया है। तो ऐसे हमने मैप ऐसे कुछ ले लिया, आपको कल समझाने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पश्चिमी हिस्सा है, ये हमारा पूर्वी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा। देखो ये परिचय हमारा ग्लोब पर 8 अक्षांश, ये हमारा 37 अक्षांश, ये हमारा 68, ये 97, ये हमारा भारत का सटीक परिचय। चूँकि भारत एक आकार में बड़ा है तो इसका उत्तर से दक्षिण परिचय, पश्चिम से पूर्व परिचय। उत्तर से दक्षिण आपने क्या लिखा है, दक्षिण से 8 अक्षांश से 37 अक्षांश, 8 से शुरू हुआ ग्लोब पर भूमध्य रेखा तो 0 मान होता है, 0 से 8 यहाँ शुरू किया और 37 यहाँ पर आया, और पूर्व देशांतर में 0 से शुरू किया 68 से लेके 97, ये हमारा देश का परिचय है, ठीक है। इसी प्रकार से हर देश का अपना अक्षांशीय और देशांतरी परिचय है, और हर देश को के एक पूर्वी, एक पश्चिमी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी छोर भी होता है। एक बात और जान लीजिए, इस प्रधान देशांतर रेखा के ठीक पीछे वाली रेखा को
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस प्रधान देशांतर रेखा के ठीक पीछे वाली रेखा को यानी 180 अंश रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तिथि रेखा, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देश से होकर गुजरती है, ऐसा भी प्रश्न आता है। ये जान लीजिए, जब आप देखते हैं कि ये हमारा 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा जो लंदन से गुजरती है, इसके चाहे आप इधर चलें और चाहे इधर चलें, इसके ठीक पीछे वाली रेखा यानी कि ये रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इसका तिथि रेखा क्यों कहा गया? क्योंकि ये रेखा दिन का निर्धारण करती है। जब इस रेखा को इधर से आप इधर आएंगे तो अगर यहाँ सोमवार तो यहाँ रविवार, और इधर से अगर इधर पार करेंगे तो यानी कि यहाँ सोमवार है तो यहाँ इधर से इधर पार करेंगे तो घट जाएंगे, और इधर से इधर पार करेंगे तो बढ़ जाएंगे। अर्थात इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्रॉस करने पर एक दिन का मान बढ़ जाता है। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर दिन का मान जिधर से आप पार करें, इधर से अगर पढ़ेंगे तो इधर से घट जाएगा, क्योंकि इसका नाम, और यह रेखा किसी भी स्थलीय सीमा से नहीं गुजरती है। स्थलीय सीमा इन द सेंस कि अगर यहाँ पर कोई स्थल से गुजरती तो एक ही स्थली यानी एक ही भूखंड में 2 दिन हो जाता। सपोज दैट यह रेखा हमारे रायबरेली शहर के ठीक बीचों बीच से गुजरती तो रायबरेली शहर के आधा उस पार जो है सोमवार होता, इधर रविवार होता, या उधर रविवार होता, इस तरफ सोमवार होता, जैसा स्थिति होती। लेकिन एक ही भूखंड में 2 देश होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दिन का निर्धारण करती है। इसीलिए जब भी ग्लोब पर आप देखेंगे कोई स्थलीय सीमा, जैसे रूस का देखो थोड़ा हिस्सा पड़ा, इससे घुमा दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी भूखंड से नहीं गुजरती या किसी देश से नहीं गुजरती, ये जब कोई स्थलीय सीमा आया उसे घुमा दिया गया है। ये समुद्र यानी जल मार्ग से गुजरती है, क्योंकि ये दिन का निर्धारण करती है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भूमध्य यानी 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा के ठीक पीछे होती है, ठीक है, और इसको पार करने पर दिन का मान घटता बढ़ता जिस तरह से आप पार करें, इसीलिए इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये रेखा किसी भी देश से होकर नहीं गुजरती। और अंतर्राष्ट्रीय ये 0 अंश प्रधान देशांतर रेखा ये लंदन के ग्रीनविच नामक नगर से गुजरती है, और कई देश इस पे पड़ते हैं, लेकिन जो स्थिति यहाँ होगी वही यहाँ पर होगी। तो इस टॉपिक में जो अगला टॉपिक बनता है, जिसको जोड़कर ही ये टॉपिक पूरा कंप्लीट बनेगा और आपके लिए मज़ा आएगा, उसका नाम है समय ज्ञात करना। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम समय कैसे ज्ञात करेंगे, उस अगले वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ साथ समय कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे भारत, आप देखते हैं हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी जो देश यहाँ पर होगा वहाँ सूर्योदय पहले होगा, जो देश इधर होगा सूर्योदय बाद में होगा। तो क्योंकि सूर्य उस तरफ है पूर्व की ओर और पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर इंडिया का ले लेंगे, इंडिया का ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। जैसे हमारा भारत ऐसे है, ऐसे घूमते हुए जब सूर्य के सामने पड़ा, उधर सूर्य है पूर्व की ओर, तो सूर्य का पूर्व जो पहला प्रकाश जो है पूर्वी पड़ेगा, इसीलिए अरुणाचल में पहले सूर्योदय होता है और गुजरात में पश्चिम में लास्ट में होता है। इसीलिए जो भी दिन ग्लोब पर पूर्व की ओर हैं वो आगे होते हैं, उनका समय और दिन आगे होता है। जो पश्चिम में होते हैं वो उनका समय पीछे होता है, क्योंकि सूर्य के सामने वो पूर्वी देश की अपेक्षा देर से पहुंचते हैं। इसीलिए आप देखते हैं भारत का पूर्वी हिस्सा यहाँ पे सूर्योदय पहले होता है, पश्चिमी हिस्से में बाद में। ऐसे भारत सहित जितने भी कंट्री हैं, कोई कंट्री यहाँ होगा तो वहाँ सूर्योदय भारत की अपेक्षा पहले होगा, यहाँ पर कोई कंट्री है तो यहाँ पर भारत की अपेक्षा बाद में होगा। देखिए अमेरिका पश्चिमी देश है, भारत से लगभग 12.5 घंटे बाद यहाँ पर सूर्योदय होता है, चूँकि वो हमसे काफ़ी पीछे हैं। क्यों पीछे हैं, कितनी दूरी है, कैसे हैं, तो अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से कैसे हम पृथ्वी के किन्हीं 2 स्थलों का समय कैसे ज्ञात करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर इन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, और कई प्रश्न इससे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप परीक्षा देंगे उससे बनेंगे। अगला हम जब समय ज्ञात करना आपको वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसको आप ज़रूर देखना, तो आपका टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।